हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसे कि इस सीरीज के अंदर हमने फर्स्ट एक्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो हमने एक्ट स्टार्ट किया है दैट इज योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, लास्ट सेशन हमारा फर्स्ट सेशन था रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लाने के पीछे क्या रीज़न था। इसी के साथ हमने जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज योर 2018 का जो अमेंडमेंट था, उससे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, वो डिस्कस किया था। और जो हमारा पार्ट फर्स्ट था दैट इज योर प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर 4 तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है देन डू वॉच दैट लेक्चर एंड आफ्टरवर्ड्स कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, फाउंडेशन ही अगर आपका अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो आगे के लेक्चर्स आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, बिकॉज 1 से और जो 4 तक का एरिया है, सेक्शंस जो है, दे आर ऑल्सो इक्वली एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आज का हमारा सेकेंड जो सेशन है रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने कल पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या, क्योंकि हमने कल स्कोप भी डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। उसमें प्रॉपर्टी के बारे में भी रिलीफ है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिलीफ भी है, डिक्लेरेटरी डिक्री भी है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड भी आपके पास रिलीफ अवेलेबल है। सो जो हमारा पार्ट नंबर सेकेंड है, जो हमें इन सारे स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में बताएगा, उसका जो चैप्टर 1 है वो डील करता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज दैट इज इमूवेबल और मूवेबल, दोनों की रिकवरी के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। एंड जो नेक्स्ट 2 सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 7 एंड 8, जो किसे डील करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, वो हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। सो आई होप आपको आज का एजेंडा क्लियर होगा। इसी के साथ हम सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 के बीच में डिफरेंस भी डील करेंगे एंड केस लॉस भी कुछ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपको केस लॉस इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेशंस देखे हैं दे नो कि जब भी हम ऐसे बॉक्सेस के अंदर कोई प्रोविजन लेकर आते हैं दैट इज व्हाट योर बेयर एक्ट प्रोविजन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मीन्स में आंसर राइटिंग करेंगे सो जो टर्मिनोलॉजीज है या जो प्रोविजंस है दे मस्ट बी सिमिलर होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट भी नहीं तो एटलीस्ट आप मीनिंग चेंज ना करें, इसलिए प्रोविजंस को लाइन बाय लाइन समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक दैट इज रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 क्या बोलेगा, सेक्शन नंबर 5 बताएगा कि आपको कौन सा मैनर या कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जब आप ऐसी किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो इसमें सिंपल क्या बोला, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided by Code of Civil Procedure 1900 Act। क्योंकि हमने जब अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरा कल वाला लेक्चर देखा है उनको अच्छे से पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इट इज नॉन एग्जॉस्टिव, यानी कि ये अपने आप में परिपूर्ण संपूर्ण नहीं है। हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ और अदर एक्ट्स का भी रेफरेंस लेना पड़ता है। और ये बात हमें सेक्शन नंबर 5 ने प्रूव कर दी है कि अगर आपको ये देखना है कि रिकवरी के लिए कैसा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो आपको उसके लिए किसको रेफर करना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड को। ठीक है, तो जब हम सीपीसी डील करेंगे तब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सेक्शन नंबर 5 में क्या याद रखना है कि इसने आपको कहाँ जाने को बोला है, सीपीसी में। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6, जो किसकी बात करेगा, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा पर्सन जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में था और अब किसी दूसरी पर्सन ने या दूसरी पार्टी ने उसको क्या कर दिया है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कर दिया है, डिस्पोजेस कर दिया है, यानी कि उसको हटा दिया है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास 4 क्लॉजेज है, क्लॉजेज भी ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, इफ एनी पर्सन
इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि सबसे पहली चीज क्या हो गई, बिना उसकी कंसेंट के आपने उसको क्या किया है, डिस्पोजेस किया है, अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि एक तो होता है कि एक लॉ का एक प्रोसेस होता है, अगर आपने उसको फॉलो करके किसी को डिस्पोजेस करवाया है देन इट विल बी वैलिड, ठीक है, उसके लिए रेमेडी अवेलेबल नहीं है, यहाँ रेमेडी उस डिस्पोजेशन के लिए अवेलेबल है जो एक तो अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है एंड सेकेंडली विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हुआ है, ठीक है। ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such a suit, ठीक है। तो अब जो आपको ये डार्क ग्रीन कलर में एंड इटैलिक लाइन में दिख रहा है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जब हमने कल अमेंडमेंट डील किया था तो ये क्या है, ही और एनी पर्सन के आगे एक न्यूली इंसर्टेड वर्ड्स है, ठीक है। पहले इनकी जगह कुछ और होगा, अभी या नहीं होगा, अभी क्या हुआ है, ये 2018 के अमेंडमेंट से न्यूली इंसर्ट किया गया है, दैट इज थ्रू whom he has been in possession और एनी पर्सन जो क्या कर रहा है उसके अंडर क्लेम कर रहा है, यानी कि इसमें दो पर्सन को तीन पर्सन को एक्चुअली राइट दिए गए हैं, या तो वो पर्सन जो खुद से डिस्पोजेस हुआ है, या वो पर्सन जो मतलब उस पर्सन के बिहाफ पर किसी पर्सन ने जो क्या था पोजेशन में था, या कोई भी पर्सन जो उस पर्सन के अंडर में कोई क्लेम कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ इसमें क्या बोला है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, एक होता है ओनरशिप, यानी कि वो पर्सन क्या है उस प्रॉपर्टी का ओनर है, और एक क्या होता है पोजेशन, यानी कि वो ओनर नहीं है पर वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा कोई पर्सन जो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है विदाउट हिज कंसेंट और अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो वो पर्सन या कोई भी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, या कोई पर्सन जो टाइटल जो कोई क्लेम कर रहा है उसके अंडर में, तो वो क्या कर सकता है थ्रू सूट ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर सकता है, अपार्ट के उसके अलावा, यानी कि वो तो क्या मांग रहा है, पोजेशन मांग रहा है, अब हो सकता है कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर कोई अपना दूसरा टाइटल क्लेम करे, तो दैट विल नॉट अफेक्ट हिज सूट, ठीक है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट बोलता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब बार है, यानी कि ये क्या मना कर रहा है कि ऐसा सूट कब नहीं लाया जाएगा। फर्स्ट वाले में तो आपको बोला कि ऐसा सूट आप लेकर आ सकते हैं, सेकंड वाले में क्या बोला, कब कब आप ऐसा सूट नहीं ला सकते, फर्स्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, लिमिटेशन पीरियड दिया है, यानी कि जिस डेट से आप डिस्पोजेस हुए हो अगर उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप ऐसा सूट लेकर नहीं आए तो आप 6 महीने एक्सपायर होने के बाद ऐसा कोई भी सूट नहीं ला सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट ने अगर आपको आकर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है देन ऑल्सो यू कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यानी कि दो सिचुएशन में आप ऐसी रिकवरी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, पहला डेट ऑफ डिस्पोजेशन से 6 महीने के बाद में, एंड सेकेंडली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड बोलता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड, ठीक है। आपने सूट फाइल किया, उस सूट के अगेंस्ट में आपके पास कोई डिक्री या कोई ऑर्डर आ जाता है, तो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 आपको क्या मना कर रहा है कि ऐसे ऑर्डर या ऐसी डिक्री के अगेंस्ट ना तो आप किसी अपील में जा सकते हो, अपील मतलब किसी हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हो, ना ही उसका रिव्यू हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर अपील और रिव्यू दोनों को क्या किया गया है, बार किया गया है। तो सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 दोनों आपको किसी ना किसी चीज पर बार देता है। सबसेक्शन 2 में तब आप सूट फाइल नहीं कर सकते, सबसेक्शन 3 में जब ऐसे सूट के अगेंस्ट में आपको कोई डिक्री या कोई ऑर्डर मिला है तो उसके अगेंस्ट में ना तो आप अपील में जा सकते हैं ना आप रिव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 4 बात करता है नथिंग, यानी कि ये क्या है आपका सेविंग क्लॉज की तरह काम करेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी
एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। ठीक है, अभी तो आपने क्या बोला, मुझे डिस्पोजेस किया गया है, लेकिन आप पोजेशन के साथ साथ में अगर टाइटल भी क्लेम करते हो कि इस प्रॉपर्टी में क्या है, मेरा टाइटल भी है, तो उस चीज को सेक्शन 6 बार नहीं करता है। ठीक है, तो फिफ्थ के अंदर आपको क्या बताया कि मैनर कौन सा आप फॉलो करेंगे, जो सीपीसी में दे रखा है। सेक्शन 6 में बताया कि अगर कोई पर्सन, जैसे कि कोई टेनेंट है, सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप टेनेंट है, अब अगर मैंने आपको विदाउट योर कंसेंट, आप टेनेंट हो, इसका मतलब सिर्फ आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, यानी कि आप वहां रह रहे हो, देन यू आर हैविंग पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, पर मैं क्या हूँ, उसकी ओनर हूँ, और मैंने अगर विदाउट योर कंसेंट एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगर आपको डिस्पोजेस किया है, तो आपका ये राइट है कि आप इसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं इन द कोर्ट। बट कितना पीरियड, जिस स्टेट से मैंने आपको डिस्पोजेस किया है उस स्टेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऐसा सूट लेकर कोर्ट में जाना है। ठीक है, सो क्लियर। और कौन कौन जा सकता है, आप खुद जा सकते हैं या एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन। ठीक है, यानी कि आप जिस पर्सन के थ्रू उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, एंड थर्डली अगर आपके अंडर में कोई पर्सन ऐसा क्लेम कर रहा है तो। ठीक है, सो सेक्शन 5 सेक्शन 6 कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 5 में आपको रिकवरी का प्रोसेस बताया है, सेक्शन 6 में ऐसा इलीगल डिस्पोजेस अगर आपको किया गया है उस केस के अंदर आपके पास क्या रेमेडीज है वो बताई है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी दोनों सेक्शंस को लेकर। सेक्शन 5 किससे डील करेगा, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइटल। ठीक है, जिसके लिए हमको बोला सीपीसी में, यानी कि सेक्शन 5 टाइटल से बात करता है रिलेटेड। सेक्शन 6 किससे बात कर रहा है, पोजेशन से बात कर रहा है, यानी कि जहां आपके पास टाइटल है नहीं है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, टाइटल का होना या ना होना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 6 आपको किस चीज के लिए रेमेडी दे रहा है, पोजेशन आपके पास है और अगर आप डिस्पोजेस किए गए हैं, आफ्टरवर्ड्स उस सूट में जाके कोई टाइटल क्लेम करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको बार नहीं किया गया है। सो सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिमिटेशन पीरियड दिया गया है 12 इयर्स। ये आपको सेक्शन 5 में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप लिमिटेशन एक्ट को रेफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कांट बी रेड इन आइसोलेशन। ठीक है, इसके साथ हमें बहुत सारे एक्ट्स रेफर करने पड़ते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास ओवर होने के बाद लिमिटेशन एक्ट में जाके देखेंगे कि ये 12 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ दिया गया है। ठीक है, और उसे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 5 के लिए आपके पास लिमिटेशन पीरियड है 12 इयर्स का। सेक्शन 6 में खुद ही दिया गया है, दैट इज योर 6 मंथ। ठीक है, सेक्शन 5 के ऑर्डर के अगेंस्ट या डिक्री के अगेंस्ट अपील या रिव्यू पॉसिबल है, पर सेक्शन 6 में एक्सप्रेसली बार किया गया है, दैट इज नो अपील और रिव्यू। सेक्शन 5 में हमें क्या बताया है, रिकवरी का क्या प्रोसीजर, क्या मैनर होगा, जो सीपीसी में दिया गया है। सेक्शन 6 में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, दैट इज योर समरी प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमें एक्सप्रेसली सेक्शन में नहीं दिए गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी न केस से इन्फेयर होकर आए हैं, इन्फ्रेंस है, कंक्लूजन किया गया है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस है। सेक्शन 5 रिकवरी से बात करेगा, टाइटल बेस्ड है। सेक्शन 6 में टाइटल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज पोजेशन। सेक्शन 5 में आपका लिमिटेशन पीरियड यानी कि 12 इयर्स के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना है। सेक्शन 6 में यही टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है। सेक्शन 5 में अपील रिव्यू पॉसिबल है। सेक्शन 6 में एक्सप्रेसली मना किया है, ऐसे ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील कोई रिव्यू पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 5 में आपको रिकवरी का प्रोसेस क्या बताया है, सीपीसी के अंदर जो प्रोवाइडेड है वो। सेक्शन 6 में क्या प्रोसेस फॉलो होगा, दैट इज योर समरी प्रोसीजर। ठीक है, सो आई होप अभी आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम 2 केसेस और डिस्कस करेंगे। पहला केस आता है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या बोला था, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गिव्स अ रेमेडी टू अ पर्सन हु इज डिस्पोजेस्ड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी without his permission and may institute a claim for recovery of possession despite any other title that may be shown in such suit. As a result, no one is allowed to take property by force. Instead, they must seek control via the court system. ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर यही बोला है कि जब आपके पास रिलीफ है, ठीक है, अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया मैंने, तो आपके पास क्या रिलीफ है कि आप कोर्ट में जाकर मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी फोर्स से या किसी और अदर मीन्स से, जो लॉ के अंदर कोई ऐसा मीन्स नहीं दे रखा है, अगर आपने एनी अदर मीन्स से मुझसे वो प्रॉपर्टी वापस पोजेशन में ली है, देन इन दैट केस ये आपकी लीगल रेमेडी क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। एंड ऐसा हेल्ड किया गया था के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है,
नेक्स्ट केस आता है हमारे पास जसवंत सिंह वर्सेस पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसमें क्या बोला था, held that ruling under section 6 SRA are summary in nature and hence not susceptible to appeal। यानी कि इसमें दोनों चीजें बताया है कि समरी प्रोसीजर फॉलो होगा और जो इसका ऑर्डर है वो अपील में नहीं जा सकता है। ठीक है, सो केसेस सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए है, केसेस आर नॉट सच इंपॉर्टेंट इन एसआरए। जो आपको याद रखना है वो है सेक्शन नंबर और उसके अंदर के जो ये माइन्यूट पॉइंट्स है वो। ठीक है, अब हमारा छोटे से एक्ट का छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन, दैट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए, सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी, सेक्शन 10 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो हो सकता है अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे इजी टफ सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस भी स्किप कर जाते हैं। ठीक है, सो डू एंश्योर कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिकली किस सेक्शन में क्या चीज़ डील की गई है वो आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, इसी के साथ आप और भी जो एमसीक्यूज हैं, क्विजेज हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, डू रिवाइज बोथ द सेशंस ऑफ एसआरए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।